हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये तो अभी तक आपको मालूम ही चल गया होगा, स्पेशली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो। ठीक है, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो भी अगर लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि जर्नल से लेजर, ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल होता है पूरा, और लेजर से फिर बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये तीन तरह की होती हैं। तीन मतलब इनमें पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी होती है बैलेंस शीट। कुछ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में ट्रेडिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, बट जो मेन, जो हर किसी में बनता है, हर किसी तरह की फर्म में ये बनता है, वो क्या होता है, ये तीन होते हैं। तो ये तीनों ही जो हैं आपके पूरे ईयर का नट शेल होते हैं। जो आपने ये डबल एंट्री सिस्टम डाला, एंट्रीज रिकॉर्ड की, ट्रायल बैलेंस में चीज़ डाली, अब उससे फाइनली हम इसमें डालते हैं, और इसमें डालने के बाद हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक तो हमें ये पता लग जाता है, फिर हमें ये भी पता लग जाता है कि इस साल से जो भी कुछ बचा हुआ है, जो भी कुछ अगले साल भी काम आएगा, जैसे कोई एसेट है या कोई आपने इस साल से कुछ पेंडिंग पेमेंट्स हैं, आपकी लोन्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो भी सारी इसमें आती है बैलेंस शीट में, और सारे एसेट्स भी आते हैं। मीन्स जो फ्यूचर में आपके काम आने वाला है, जो इस साल आपने यूज कर लिया, उससे जो आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, वो हमारा यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो ये तो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बेसिक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ये जो हम करेंगे ये सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से करेंगे। अब बेस यही रहता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, लेकिन जैसे पार्टनरशिप फर्म होगी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ये इतना प्रॉफिट निकालने के बाद फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। कंपनीज अकाउंट में प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें इसको डालना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट्स में करना पड़ता है, प्रॉपर शेड्यूल्स दिए होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रॉपर हेड्स दिए होते हैं, उन्हीं में डालना होता है। लेकिन बेस यही रहता है। फिर इंश्योरेंस कंपनीज की कुछ थोड़ी बहुत अलग रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, तो वैसे हो जाता है। तो ऐसे करके बैंकिंग फर्म्स की कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स बन सकते हैं, लेकिन बेस जो है हमारा हमेशा यही रहता है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम आज, और आज जो होंगे वो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन होंगे। फिर एक या दो सेशन हम इसमें और लगा देंगे ताकि आपकी अच्छी से रिवीजन हो जाए। और जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करवाता हूं वैसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चंस नहीं आने वाले। हाँ, फॉर्मेट्स जरूर आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, पीएनएल में क्या क्या आता है, और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। तो वो आप एक बार रीड जो है वो जरूर कर लेना, रिवाइज कर लेना उसको अच्छे से, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी ये क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है? रेवेन्यू मीन्स पैसा आना। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू, डिविडेंड रिसीव्ड, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ मर्केंटाइज, इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है ये आपको बताना है। अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है जो आपका मेन बिजनेस है उसकी वजह से पैसा आना। तो मेन बिजनेस जो होता है वो आपका क्या होता है? सेल ऑफ ईदर अ गुड और अ सर्विस। तो सेल ऑफ एन मर्केंटाइज जो है ये एक लौता ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा और कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं होता है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फर्म की जो सेल है, मेन सेल है, उसके अलावा डिविडेंड रिसीव तो इनडायरेक्ट इनकम है, ऑपरेटिंग नहीं है। डिविडेंड तो जो कंपनी का पैसा आया होगा तो वो शेयर्स में लगाया होगा, हमने किसी दूसरी फर्म के शेयर खरीदे होंगे, वहां से डिविडेंड मिल गया। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ये भी कोई हमारा मेन बिजनेस थोड़ी ना है। मशीनरी पुरानी होगी, बेच दी, पैसा आ गया, इनकम हो गई, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो करनी है पैसा आया तो ये भी इनडायरेक्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी, किसी को लोन दे रखा है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, तो हमारा क्या है वो, ये भी क्या है आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हैं। या आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट में आप जितनी भी इनकम लिखते हो, जितनी भी चीजें लिखते हो, वो सब क्या हैं? वो हैं आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है जी। अब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट एंड 20% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड
सेल्स इज 15 लाख, देन टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको। अब पॉइंट क्या है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो वैसे आसान होता है, बहुत इजी। क्या करें, सेल में से कॉग्स को माइनस कर दें। कॉग्स कैसे आती है आपकी, कॉग्स आती है आपकी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला रहता है किसका, किसका, कॉग्स का। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट देखो तो इस तरफ सेल्स, इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जीपी ऐसे निकलता ना, सेल्स प्लस ये करके सारे माइनस कर दो। अब कॉग्स के अंदर इनकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी की हुई है, कॉग्स के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, तो क्या करना क्या है, सेल्स में से माइनस कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेल तो दी है और ये क्या दिया है, 20% ऑन कॉस्ट दिया है और क्वेश्चन में दे रखी है सेल। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट। हम दोनों कर लेते हैं, फिर आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। क्या करो, सेल को ले लो 100, सेल को 100 लिया तो प्रॉफिट 20% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन 20% ऑन, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे अगर 20% दिया हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 100 ले लेते हैं, कॉस्ट को 100 ले लो, मुझे लगा ठीक है। कॉस्ट को 100 ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हो गया 20, क्योंकि इसका 20% है। और सेल क्या हो गई आपकी, सेल हो जाएगी आपकी 100 प्लस 20, सेल हो जाएगी 100 प्लस 20 यानी कि 120। तो अब क्या करेंगे, 15 लाख जो है वो आपकी सेल है, उसको इससे डिवाइड कर दो 120 से, क्योंकि 100 अगर कॉस्ट थी तो उसके हिसाब से सेल इतनी बनती है। अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे, है ना, क्वेश्चन में जीपी चाहिए। अब ये तो 100 हो गया और प्रॉफिट कितना है आपका, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करके कहाँ आ गया हमारा, 120 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। और जब आपकी कॉस्ट आ जाएगी तो क्या करना है, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो तो जीपी आ जाएगा, वो जो हम बेसिक फॉर्मूला लिख रहे थे ना। तो एक तो है ये, बट ये थोड़ा सा लेंदी है, तो आप शॉर्टकट याद रख लो। कैसे, सेल है, सेल इनटू प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर आप ये लगा दो फॉर्मूला तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। वैसे पहले 100 लोगे, फिर 120 बनाओगे, फिर उसमें से कॉस्ट निकालोगे, फिर कॉस्ट में से आप जो है जाकर के माइनस करोगे, सेल में से कॉस्ट तो आएगा। अब इसमें डायरेक्टली आ जाएगा, तो ये शॉर्टकट होता है। बट इन एनी केस आपको ये याद ना, अब इसमें याद रखना बहुत ईजी है। देखो नीचे क्या करना है, प्लस प्रॉफिट किया हुआ है यहाँ पे। अब प्लस प्रॉफिट क्यों करना है ये समझना है। ये जो परसेंटेज दी हुई है ये 20%, ये कॉस्ट पे दी है ना, 20% कॉस्ट पे दी है, तो कॉस्ट से सेल बड़ी होती है, ये तो मालूम है हमें। कॉस्ट छोटी है, सेल बड़ी है, तभी तो प्रॉफिट आया है, तो इसलिए यहां पे प्लस प्रॉफिट। अगर उल्टा होता कि सेल किस पे दी होती, सॉरी ये परसेंटेज किस पे, सेल पे दी होती और आपको कॉस्ट पे बदलना होता, तो यहीं पे इसकी जगह माइनस हो जाता। तो इसको ऐसे हमने समझना है। शॉर्टकट याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ भूल जाओ कि प्लस करना है माइनस करना है, तो लॉन्ग कट तो आसान ही है। 100 ले लो, 100 का बेस बना के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट उसमें टाइम लग जाएगा, बट ये गलत नहीं होगा। तो इट इज बेटर टू लर्न दिस, है ना। वैसे जिनकी कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, जिनकी नहीं है वो जरा ध्यान से इसको समझ लो। इनकेस नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस के ले आऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बाय ओनर 22 लाख एंड कार 5 लाख रिजल्ट्स इन, इससे होता क्या है, इन्वेस्टमेंट करी है ओनर ने, तो ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं भाई बताओ। ओनर जो भी इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, काइंड मतलब सामान दे दे, तो वो क्या होती है, उसको कहते हैं कैपिटल। तो जब ये इन्वेस्टमेंट ओनर ने की तो इससे क्या हो रहा है, एक तो कैपिटल बढ़ेगा, बाकी ये ऑप्शन दे रखी है पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लाइबिलिटी।
इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट। अब देखो कैपिटल तो बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट किया उसने। ये कैश क्या होता है? कैश एसेट होता है। कार भी क्या है? एसेट है। तो क्या हुआ? एसेट भी बढ़ गए। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसा शो कर रही है इंक्रीज हो गया कैपिटल में भी, इंक्रीज हो गया एसेट में भी? वो लास्ट वाली है। तो यही आपका जो है वो आंसर होएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लाइबिलिटी? देखो बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स में करंट लाइबिलिटी होती है, और करंट लाइबिलिटी वैसे भी बेसिक टर्म्स में आपको आनी चाहिए, है ना, क्या होती है करंट लाइबिलिटीज। तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको मालूम है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, लोन फ्रॉम पीएनबी, है ना, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, या आउटस्टैंडिंग वेजेस। इनमें से कौन सा है जो क्या है आपका, इनमें से कौन सा है जो आपका क्या है, आपका करंट लाइबिलिटी है? देखो ये तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, थोड़े समय के नहीं, 5-6 साल 7 साल ऐसा होता है, मतलब ज्यादा समय के लिए लेते हैं। लोन भी नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है, मतलब मोर देन अ ईयर माना जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लाइबिलिटी है, और ये मशीन के साथ एसोसिएटेड है तो लॉन्ग टर्म में ही चली जाती है ना। तो तीनों लॉन्ग टर्म हो गए। शॉर्ट टर्म जो है वो यही है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस दी नहीं आपने, तो वेजेस अगर आपने दी नहीं, आउटस्टैंडिंग है मतलब देनी है, तो ऑब्वियसली वेजेस कोई साल 2-2 साल थोड़ी ना आउटस्टैंडिंग रहती है। 1-2 महीने की वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकती हैं कि इस महीने नहीं दी, अगले महीने दे दी, या 2 मंथ्स की नहीं दी, इकट्ठी दे दी, ऐसा करके। तो आपका करंट लाइबिलिटी क्या है? ये आउटस्टैंडिंग वेजेस बनेगी। अब प्रीपेड रेंट 20,000 अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट दिखाया हुआ है 20,000, तो इसको कहां दिखाएंगे? कहता ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें से कहां दिखाएंगे हम इसको, ये आपको बताना है। तो ये जो प्रीपेड रेंट है, आपको पहले तो ये समझना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम्स दी होती हैं, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में, ये सभी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके आई होती है। मींस जर्नल में गई होती है, जर्नल से लेजर में जाती है, लेजर से यहां। तो हर जगह पे वो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह इंपैक्ट पड़ा होता है हर एक ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो ये जितनी भी आइटम्स हैं ये ओनली एक बार यानी कि वंस आती हैं, चाहे फिर बैलेंस शीट में जाएं, चाहे फिर ट्रेडिंग में जाएं, चाहे फिर क्या बच गया हमारा, चाहे पीएनएल अकाउंट में जाए, कहीं भी जाएं, दे विल गो वंस, एक बार। ये पहला पॉइंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने से पहले, आपका पहला पॉइंट। अब जो भी एडजस्टमेंट होती है, वो एडजस्टमेंट जो है वो इस सिस्टम से पास नहीं की होती, मतलब जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस में नहीं गई होती। तो इसलिए वो कम से कम 2 बार मिनिमम 2 इंपैक्ट डालेगी ही, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी एडजस्टमेंट होगी तो उसकी ट्रीटमेंट 2 बार की जाती है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीपेड रेंट जो है ट्रायल बैलेंस में है, ट्रायल बैलेंस में है, और उसको कहां दिखाएंगे? तो उसको आप दिखाएंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये एसेट है, इसका एक ही इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर यही एडजस्टमेंट में गया होता, कहां गया होता? एडजस्टमेंट में होता, तो इसके 2 इंपैक्ट डलते। कौन से 2 इंपैक्ट डलते? एक तो यही कि उसे बैलेंस शीट में एसेट दिखाते, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो ऑलरेडी रेंट दे रखा है उस रेंट में से क्या कर देते? इसको माइनस कर देते, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, अगले साल से रिलेटेड है, तो इस साल माइनस कर दिया, और अगले साल से रिलेटेड है, फ्यूचर में मिलेगा, सॉरी फ्यूचर के लिए हमने पे कर दिया, हमारा बेनिफिट है, तो इसलिए वो बैलेंस शीट में शो होता है। तो 2 इंपैक्ट कब करने हैं प्रीपेड रेंट के? जब वो कहां दिया होगा? एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ तो एक ही इंपैक्ट आता है, और वो कहां जाएगा? एज एन एसेट ट्रीट होगा। अब बिजनेस के एसेट जो हैं वो इतने हैं, बिजनेस हैज एसेट ऑफ 443,120 एंड ओनर्स इक्विटी इज 132,100। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटसाइडर्स लायबिलिटी? अब आपको ये पूछा हुआ है, बैलेंस शीट में देखो एसेट होते हैं एक तरफ,
लाइबिलिटी और कैपिटल जाता है एक तरफ, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है ना आपका, तो लाइबिलिटी और कैपिटल इस तरह होता है। तो इसमें से क्या, ओनर्स इक्विटी को आप क्या बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं। ओनर की इक्विटी, इक्विटी ओनर ने जो पैसा लगाया है तो उसको ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। तो 132,100 क्या है, ओनर्स इक्विटी है। एसेट का टोटल जो है 443120 है। आपको पूछा है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी निकाल दो, तो कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन कर रही हुई है आपने तो इसमें भी पुट कर दो, जैसे मर्जी निकाल लो, सिंपल सी बात है, दोनों को माइनस करना है। और दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आपका अमाउंट आएगा ये 311020, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं अगर आपको ये मालूम है और बैलेंस शीट मालूम है। जैसे चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन का सीधा फॉर्मूला लगा लो, चाहे वैसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, तरीका तो आंसर वही आएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस शोज द, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का क्या दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ना, तो क्या दिखाता है वो, डेबिट क्रेडिट। तो क्या दिखाता है डेबिट और क्रेडिट में, डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो होते हैं, डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो करते हैं उसमें, और इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस शो करते हैं। इनमें से बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट से रिलेटेड है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट से आपको आंसर कर देना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरफ क्या आता है, एक तो जीपी डालते हैं हम, और यहां पे डालते हैं सारे एक्सपेंस। बट एक्सपेंस कौन से होते हैं, वो इनडायरेक्ट, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहां डालेंगे, वो ट्रेडिंग के अंदर डालेंगे। और हमने अभी शुरू में ही किया, सेल के अलावा जितनी भी इनकम होती है वो इनडायरेक्ट होती है। तो सेल तो जाती है पीएनएल में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम जाती है यहाँ पे, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी अप्रेंटाइज प्रीमियम कैसा भी हो वो सब यहाँ जाता है। तो इसके हिसाब से इनडायरेक्ट इनकम जाती है, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जाती हैं, तो ये दिखाता है वो। और ऐसा भी हो सकता है, ये भी दिखाता है कि जीपी में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आता है, ये भी दिखाता है। तो कैसे भी वे में आपको स्टेटमेंट दी हो सकती है, तो आपको समझना है कि क्या बोला हुआ है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस हो सकते हैं, ऐसा भी लिखा हो सकता है, और नेट प्रॉफिट आता है, और ऐसे भी लिखा हो सकता है इट शोज इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो इजी है, दूसरी वाली स्टेटमेंट का आपने ध्यान रखना है अगर दूसरे वे में दे रखी होगी तो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है एसेट दे रखे हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल दे रखा है, ये दिसंबर है, ये जनवरी है। आपको बोला है विड्रॉ किया है 50,000 का ड्यूरिंग द ईयर, और नेट इनकम को आप नेट प्रॉफिट मान सकते हैं, इज 42,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑन Jan 1, एसेट निकालने हैं। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है, बहुत कुछ दे रखा, सबसे पहले देखो ये डेट क्या है, ये डेट कहती है जनवरी 1 के एसेट निकालने को बोला, हाँ जी जनवरी 1 के एसेट निकाल दो। तो जनवरी 1 के एसेट निकालने के लिए नीचे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने कर रखी है, Jan 1 पे अकाउंटिंग इक्वेशन लगा दो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये रही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। इस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को आप क्या करो, ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपके एसेट आ जाएंगे Jan 1 के। तो Jan 1 का क्वेश्चन, Jan 1 के बारे में क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, तो पजल नहीं होना, बहुत इजी है, और किसी चीज का कुछ करना ही नहीं है। तो कितना आंसर हो गया आपका, इसके हिसाब से 370 आपका आंसर बन जाएगा, हो गया क्वेश्चन आपका। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको बोल दें कि भाई क्या निकालो, ये निकाल दो, ये कैपिटल निकाल दो, लेकिन कौन सा, दिसंबर, मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो 31 दिसंबर पे, तो कैसे करेंगे।
तो आपको क्या देखना है, आपको लेना है ओपनिंग कैपिटल। अब इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। अगर आप ये कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। बैलेंस शीट में भी हम ऐसे ही करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, यहां पे हम कैपिटल लेते हैं पहले, उस कैपिटल में हम लेस करते हैं ड्राइंग्स, प्लस करते हैं कोई एडिशनल कैपिटल अगर हो क्वेश्चन में तो, और एडिशनल कैपिटल के बाद नेट प्रॉफिट यहां पे ऐड किया जाता है, और फिर बाहर जो है वो कैपिटल लिख दिया जाता है। तो ये बाहर कैपिटल होता है, ये क्लोजिंग होता है, ये ओपनिंग होता है। तो वही चीज़ हम फॉर्मूला में डाल दिया, हमने कुछ नहीं किया। तो अब डाल दो 270 में एडिशनल, ये देखो ये ड्राइंग्स होगी विड्रॉन बाय ओनर, ये प्रॉफिट हो गया। एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है दिया हो, तो एडिशनल कैपिटल को भूल जाओ, बाकी ट्रीटमेंट कर दो, और आपका ये क्लोजिंग कैपिटल भी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने दोनों क्वेश्चन में। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा हुआ है, उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट, इफ सेल्स इज 6 लाख, प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, परचेज आर 490 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 90, ओपनिंग स्टॉक विल बी, अब जो मैंने फॉर्मूला कराया वही यूज करेंगे। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक निकालने को बोला है ना, तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, देखो इस सेल्स दी हुई है, जीपी दिया हुआ है, परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो मतलब या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो जीपी दे रखा है ना, जीपी कैसे आता है, सेल्स माइनस कॉग्स। तो पहले तो ये फॉर्मूला यूज करो आप, पहले मैं बता देता हूं कैसे करना है। ठीक है, सेल्स माइनस कॉग्स, ये फॉर्मूला यूज करो। जब कॉग्स आ जाएगी तो आप देखो कॉग्स के फॉर्मूले में परचेजेस दे रखी हैं, ओपनिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो फिर आप क्या लगाओगे, तो फिर आप सेल्स का फॉर्मूला आगे लगा दोगे। ठीक है, सेल्स नहीं सॉरी, कॉग्स वाला फॉर्मूला आगे लगा दोगे। फिर कॉग्स वाला फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो उसमें क्या करना है आपको, कॉग्स वाले फॉर्मूले में क्या करना, देखो सबसे पहले तो चलो पहले इतना पार्ट करते हैं, फिर आगे करेंगे कॉग्स वाला फॉर्मूला। तो जीपी जो है सेल्स माइनस कॉग्स है, तो अब लेकिन प्रॉफिट जो है 1/4 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करोगे, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 25% आएगा। 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% आपका आ जाएगा। तो 25% किस पे दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेल दे रखी है। तो इस 25% वाला जो प्रॉफिट है, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था ना, सेल्स कॉग्स निकालनी है ना, सेल्स इज इक्वल टू सॉरी सेल्स इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से समझना है, अगर मैं यहां पे प्रॉफिट डालूं ऊपर, प्रॉफिट मतलब पहले जो हमने किया था, प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो मेरा आंसर में प्रॉफिट आता है डायरेक्ट। लेकिन प्रॉफिट की जगह यहां ऊपर 100 लिख दूं तो कॉग्स आ जाएगी सीधी, ये ध्यान रखना है। और प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट क्यों किया मैंने, 100 प्लस प्रॉफिट इसलिए किया क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे। हमें कॉस्ट वाली परसेंटेज को किस पे बदलना है, सेल्स पे। तो कॉस्ट से सेल बड़ी होती है, इसलिए यहां पे प्लस प्रॉफिट किया। उल्टा करना होता तो माइनस करते, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो सेल्स कितनी है, 15 लाख नहीं 6 लाख है ना, 6 लाख इंटू 100 अपॉन कितना बन गया था परसेंटेज हमारा, 25% है ना, तो 125। इसको सॉल्व करो फटाफट से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 4,80,000। अब जब 4,80,000 आपका आ गया, तो 4,80,000 आने के बाद, इतना आने के बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आई होप आ गया होगा आपको। तो 4,80,000 आ गया, तो कॉग्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने किया था पहले भी,
COGS COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें से जो जो चीजें भी दी हुई हैं वो पुट कर दो। कॉग्स आपने निकाल ली 4,80,000 है ना, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस परचेजेस दे रखी हैं 4,90,000 की, ये नहीं दे रखा कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा है माइनस कितना है 90,000। इसको सॉल्व कर दो, आपका 90 उधर चला जाएगा, 490 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 490 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 80,000। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ध्यान क्या रखना है, बस ध्यान करना है, बस इसमें पजल नहीं हो जाना। 1/4 ऑन कॉस्ट दे रखा है, 1/4 को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 1/4 को किया तो 25% आ गया। अब 25% को कॉस्ट के ऊपर देखा दे रखा है, सेल पे कैसे करना है वो आपको मालूम है, मैंने सिखा दिया शॉर्टकट में, है ना। प्रॉफिट मतलब अब ध्यान रखना है 100/100 प्लस प्रॉफिट कर दें तो डायरेक्ट कॉग्स आ जाएगी, प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट करें तो हमारा प्रॉफिट आएगा इन दिस केस। ये आपको समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, ये बताना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इन्वेंट्री, प्री रिमली इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे क्या है, करंट एसेट नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत इजी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है, करंट एसेट तो वैसे ही नहीं होता, वो तो लाइबिलिटी होता है ना, करंट एसेट तो होता ही नहीं, होता है सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब इनमें से कौन सा जो है वो करंट एसेट है, नॉट अ करंट एसेट, ये बताना है। इन्वेंट्री, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कौन सा है जी बताओ, इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है। ज्यादा ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में मैं ऑप्शन ठीक कर देता हूं। देखो इसकी जगह मैं, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, नॉट अ करंट एसेट लिखना है तो इट इज नॉट एन करंट, इसकी जगह मैं अक्रूड रेंट कर देता हूं आपको, ठीक है। पहली ऑप्शन की जगह अक्रूड रेंट कर देता हूं, फिर इन्वेंट्री, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टमेंट, ऑल द अबव। तो अब बताओ कौन सा है, ठीक है। ये करंट एसेट है अक्रूड रेंट, क्योंकि रेंट फ्यूचर में मिलने वाला है। इन्वेंट्री स्टॉक होता है, ये भी करंट एसेट होता है, हमें मालूम है। तो ऑल द अबव ऑप्शन तो हो नहीं सकती। तो प्रीलिमिनरी ये जो होते हैं ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं, तो ये आपकी ऑप्शन जो है ये सही है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड फिक्टिशियस एसेट होते हैं। तो यही जो है एक ऑप्शन सी आपकी, ये जो है वो करंट एसेट नहीं है, ठीक है जी। तो अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है कि ये हमारा बेसिक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 10 क्वेश्चन हमने किए, अगली क्लास में भी करेंगे। अगर आपको कुछ इन पर्टिकुलर इन्हीं से मतलब ये अलग अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चंस मैंने रखे थे, कुछ बहुत इजी थे, कुछ थोड़े कैलकुलेटिव थे, तो आपको लगता है कि इनमें से कुछ आपको नहीं समझ आए और उस तरह के क्वेश्चन आपने और करने हैं तो वो मुझे आप बता देना। बाकी आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।